नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, नए साल की शुभकामनाएं लेने देने के बीच, बधाइयां लेने देने के बीच एक बात हमारी स्मृति से फिसलती जा रही है कि ये 21वीं सदी के 25 साल भी पूरे हो गए हैं। 21वीं सदी जो मेरी तरह के लोगों को 20वीं सदी के आखिरी वर्षों में कुछ लुभाती भी थी, कुछ डराती भी थी, कुछ अनिश्चय में भी डालती थी। 21वीं सदी हमारे लिए एक मुहावरा थी, दुनिया को एक नए आधुनिक दौर में, पूरी तरह बदलाव के दौर में दाखिल करा देने वाली सदी के तौर पे हम उसकी कल्पना करते थे। मानते थे कि 20वीं सदी की कई अच्छाइयाँ या बुराइयाँ जो हैं 21वीं सदी में निबट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि ऐसी काल्पनिक मान्यताओं के समानांतर जो वास्तविकता होती है वो कुछ और बताती है। 21वीं सदी के 25 साल वाकई बहुत बड़े परिवर्तन के साल रहे हैं। आप अगर आज 2000 के आसपास सोया कोई आदमी 2026 में जागे तो उसे लगेगा कि पता नहीं किस दुनिया में पहुंच गया है। वो किन शहरों में, किसी भी शहर में हिंदुस्तान के जाए, उसको लगेगा कि शहर तो उसका जाना पहचाना है ही नहीं। परिवर्तन की रफ्तार इतनी तेज है, हमारे सोचने, चीज़ों को याद करने का ढंग इतना ज़्यादा बदल चुका है कि हम ठीक से समझ भी नहीं पाते कि ये चीज़ कैसे हमारे साथ घटित हो रही है। मुझे एल्विन टॉफलर की याद आती है। असल में इन 25 सालों के बदलाव के बहाने मैं एल्विन टॉफलर के बारे में भी थोड़ी बात करना चाहता हूँ। एल्विन टॉफलर ने 70 और 80 के दशकों में दो बड़ी महत्वपूर्ण किताबें लिखी, फ्यूचर शॉक और थर्ड वेव। बाद के दौर में भी उनकी किताबें आती रही, पावर शिफ्ट आई और रिवॉल्यूशनरी वेल्थ, शायद यही नाम था। ये सब किताबें आती रहीं, लेकिन फ्यूचर शॉक और थर्ड वेव का महत्व इस बात में है कि वो पूरी मानव सभ्यता को एक आईने में देखने की कोशिश है। जैसे वो बताते हैं फ्यूचर शॉक में कि 50,000 साल अगर मानव की सभ्यता के वो माने धरती पे एग्जिस्टेंस के, तो वो 62 वर्षों के औसत से कहते हैं कि मनुष्य ने 800 जीवन चक्र देखे हैं। यानी जो लाइफ साइकिल होती है 62 साल की एक हो तो 50,000 साल के हिसाब से 800 जीवन चक्र इंसान ने देखे हैं। वो याद दिलाते हैं कि 800 जीवन चक्रों में 650 तो बिल्कुल गुफाओं में कट गए। आखिरी 6 जीवन चक्र में जो हमने अपनी भाषा थोड़ी सीखी, अपने ज्ञान को हस्तांतरित करना सीखा, और आखिरी 2 जीवन चक्रों में बिजली और मोटर का इस्तेमाल सीखा। तो 50,000 साल की इस पूरी सभ्यता में ये आखिरी 2 जीवन चक्र, पिछले 150-200 साल या 4 कर लें उसको, इतने तेज रहे हैं कि पुरानी सारी व्यवस्थाएं उलट पलट गई हैं। प्रकृति भी हैरान है, पर्यावरण भी तहस नहस है, जीने के ढंग बदल चुके हैं। अब हम एक बिल्कुल नई दुनिया में हैं। लेकिन मैं 50,000 साल के आईने में इसको देखने की कोशिश नहीं करूँगा। बस मैं भारत के संदर्भ में याद दिलाना चाहूँगा कि आप जब 2000 में थे तो क्या थे। मोबाइल फ़ोन आ चुका था। भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत जो है 1995 में हुई थी, और पहली बातचीत जो बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ संचार मंत्री थे दिल्ली में उन दिनों, सुखराम, जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, और जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु। तो 1995 में कलकत्ता से दिल्ली के बीच, राइटर्स बिल्डिंग से संचार भवन के बीच, इन दोनों के बीच बातचीत हुई। यानी भारत में जो मोबाइल क्रांति की शुरुआत होती है, अगर प्रतीकात्मक ढंग से देखें तो एक कम्युनिस्ट नेता और एक भ्रष्ट नेता के बीच की बातचीत से होती है। खैर, साल 2000 में मोबाइल जो है तब भी बहुत ही महंगा था, उसकी सर्विसेज बहुत ही सीमित थी, और जिनके हाथ में मोबाइल होता था बहुत बड़ा आदमी माना जाता था।
ये सिलसिला 2002-3 तक था। तब तक लैंडलाइन फ़ोन का ज़माना था। हम लोग BSNL और MTNL के दफ्तरों में जाकर लाइन लगाया करते थे कि फ़ोन मिल जाए। फ़ोन मिलने लगा था और लेकिन तब भी बिल जमा करने के लिए दफ्तरों के बाहर लाइन लगा करती थी, बिजली बिल जमा करने के लिए लाइन लगा करती थी। 2003-4 के आसपास पहली बार ऐसा होता है कि मोबाइल की सेवाएं सस्ती होती हैं, मोबाइल हर किसी के हाथ में आने लगता है और धीरे धीरे तो लगता है कि हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गया। हमने उसको मुट्ठी में कर लिया। ये विज्ञापन चला था। 2007-8 के बाद जो स्मार्टफोन आता है उसने हमारी दुनिया पूरी बदल के रख दी। स्मार्टफोन मतलब आज जो हम सोशल मीडिया देखते हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, आप हैरान होंगे कि सब 2007-8 के बाद की चीज़ें हैं, उसके पहले नहीं। और 2000 के बाद ही इंटरनेट का जो फैलाव है जिसने हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। मतलब 2000 के पहले की जो पीढ़ियां हैं, 2000 में पैदा हुआ बच्चा कल्पना भी नहीं कर सकता है कि पुराने लोग किस तरह जीते थे। निश्चित तौर पे हमारे समाज में इस दौर में समृद्धि भी बढ़ी है। 2000 के पहले जो लोग ट्रेनों के स्लीपर क्लास में सफ़र करते थे वो धीरे धीरे विमानों के इकोनॉमिक क्लास में चले आए। साइकिल चलाते चलाते, स्कूटर और मोटरसाइकिल लेते लेते अब लोग कार खरीदते हैं और तरह तरह की कारें बदल रहे हैं। पहले जीवन में एक कार होती थी और जो एक दौर में एम्बेसडर और फिएट में भारत वाले चुनाव करते थे। मारुति आई तो लगा कि भारत की कार आ गई। अब तो इतनी सारी विदेशी कारें हिंदुस्तान की सड़कों पे दौड़ रही हैं। एक दिलचस्प बात बताता हूँ। मेरे जीवन में 3 चीज़ें ऐसी थी अपने बचपन की जो मैं सोचता था कि कभी ये पूरी तो होंगी नहीं, ये अपने जीवन काल में मैं कभी देखूंगा नहीं। एक बात ये थी, उनमें एक बात ये थी कि मैंने पढ़ा था कहीं कि यूरोप में सड़कों पे लोग कम होते हैं, गाड़ियां ज़्यादा होती हैं। मैंने कहा कि हिंदुस्तान में तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जिस रांची शहर में था, जो उस समय की बहुत कम आबादी के बावजूद मुझे जनाक्रांत लगता था, उस शहर में भी मतलब गाड़ियों के मुकाबले लोग इतने ज़्यादा थे कि कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज लेकिन हमारे देखते देखते गाड़ियां इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि लोग उनके मुकाबले सड़कों पे नहीं दिखाई पड़ते हैं। और इन गाड़ियों का धुआं दिल्ली और बेंगलुरु में तो बिल्कुल हमारे सरों पे छाया रहता है। मुंबई जो बड़े शहर हैं वहाँ, दिल्ली में तो प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह वो बताया जाता है और उसी घुटन के बीच हम गाड़ी चलाते रहते हैं। तो ये जो बदलाव है, जो अमीरी आई है, जो नई जीवन शैली आई है, वो सब कुछ लगता है कि जैसे हम दुनिया भर का सामान 2000 के आसपास हम बहस करते थे कि बाहर से कंप्यूटर चिप आए या न आए, आलू की चिप्स लेंगे या नहीं लेंगे, हमें केंटुकी फ्राइड चिकन के खिलाफ कितने आंदोलन चले, डंकल समझौतों के खिलाफ कितने आंदोलन चले। आज सब हमारे आंगन में है। KFC दुनिया के मतलब भारत के हर शहर में कोई न कोई उसकी ब्रांच होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता था कि असंभव हैं, हम अपने बैंकों को निजी हाथों में देने को तैयार नहीं थे, हम अपनी बीमा कंपनियों को निजी हाथों में देने को तैयार नहीं थे। सब होता चला गया हमारे देखते देखते। मैं टॉफलर को याद कर रहा था, मुझे अचानक ख्याल आया कि उसने एक बात और कही थी। उसने कहा था कि दुनिया में 3 लहरें चली हैं, ये थर्ड वेव है। उसने कहा कि पहली वेव जो थी वो कृषि क्रांति की थी। 12,000 साल पहले जब मनुष्य ने खेती की शुरुआत की, कहा कि वो बहुत धीमी प्रक्रिया थी। समय का चक्का बहुत धीमे 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 घूमता हुआ एक मोड़ तक पहुंचा और 12,000 साल में कम से कम ये सारा का सारा कृषि का दौर रहा, जो पहला वेव रहा, फर्स्ट वेव रहा, जो पूरे उसके हिसाब से 10,000 साल से ऊपर की वेव रही है, जो हमारी सदी तक पसरी हुई है। वो बोलता है कि दूसरी वेव इंडस्ट्री की शुरू हुई 17वीं सेंचुरी से। 300 साल में इसने कृषि क्रांति के मुकाबले एक बहुत बड़ी रफ्तार हासिल की। इसका चक्का बहुत तेजी से घूमा और उसके बाद वो
यहाँ तक चला आया है जहां हम उसको देख रहे हैं। वो बोलता है कि परिवर्तन की रफ्तार और तेज है। अब जो नई क्रांति है, जो सूचना की क्रांति, जो थर्ड वेव, इंफॉर्मेशन वेव है, ये तो बिल्कुल 30 वर्षों में ही वो सब कुछ पीछे छोड़ देगी जो हमने इतिहास में देखा है। ध्यान रखें कि टॉफलर ये किताबें अमेरिका में लिख रहा था, जो हमसे बहुत आगे था, और 1970 में लिख रहा था। आज लगता है कि परिवर्तन की रफ्तार वाकई इतनी तेज है कि हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। पहले जो चिट्ठियां होती थीं, चिट्ठियां हम खो चुके लिखना, अब सब कुछ फोन पे, ईमेल पे वहीं हो जा रहा है। ईमेल भी नहीं लिखते हम तो। सच बात यह है, जो फोन है वो हमारी सारी ज़रूरतें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, सब कुछ जो है वो उसी पे संभव कर दे रहे हैं। एक एक बात हम जो कह रहे हैं, लेकिन क्या हम एक दूसरे के हालचाल से परिचित हैं? दुनिया एक गांव हो गई, लेकिन गांव जो है हमारे बिखर गए हैं। टॉफलर कहता था, टॉफलर पे लौटे, कि जो 21वीं सदी का ये जो बदलाव होगा बहुत तेज होगा। ऐसा नहीं कि कोई भविष्यवादी था वो, ऐसा भी नहीं कि किसी प्रलय की वो बात कर रहा था। वो ठोस उन बदलावों की बात कर रहा था जो उसको लगता था कि ये हमारे समाज में घटित होंगे। जैसे उसने कहा था कि ये रफ्तार परिवारों की धज्जियां उड़ा देगी, अर्थव्यवस्था को बिल्कुल झकझोर देगी। उसने कहा कि जो राष्ट्र राज्य हैं वो अजीब ढंग से बिखरते चले जाएंगे और अर्ध स्वायत्त आर्थिक व्यवस्थाएं, औद्योगिक व्यवस्थाएं खड़ी होंगी। ऐसे बड़े कॉरपोरेट खड़े होंगे जो दुनिया को अपने ढंग से चलाएंगे। हम अभी देख सकते हैं कि वेनेजुएला में जब अमेरिका ने हमला किया, एलॉन मस्क ने अपनी सेवाएं फ्री में देने की बात कर दी। तो हर जगह सत्ता और कॉरपोरेट मिल के जैसे सरकार चला रहे हैं। हर जगह पूंजी का एक नया ढंग उभरा है और इसमें जो चीज, नई तरह के स्कूलों की बात की जा रही है, स्मार्ट स्कूलों की बात, नए तरह के स्मार्ट निगम, भारी भारी मशीनें नहीं, छोटी मशीनें, और इन सब में जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है वो हमारी मेमोरी पे पड़ा है। अब जैसे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इंटरनेट के सहारे, गूगल के सहारे, अब तो कृत्रिम मेधा के सहारे, एआई के सहारे हमारे चारों तरफ है। मुश्किल ये है कि उसमें कितना प्रामाणिक है, कितना सच है, हम नहीं जानते। और दूसरी मुश्किल ये है कि जितने बदलाव हमारी सदी में घटित हो रहे हैं इस दौर में, उससे ज़्यादा ठहराव भी बने हुए हैं। अभी तक हम 20वीं सदी के झगड़ों में उलझे हुए हैं। सांप्रदायिकता अपने विभत्स रूप में है, राष्ट्रवाद अपने विभत्स रूप में है। बांग्लादेश में हम देख रहे हैं, दूसरे देशों में हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ जातिवाद जाने का नाम नहीं ले रहा, हमारी राजनीति में नई शक्लें लेके प्रकट हो रहा है। तो जो ये 25 साल है दोस्तों, वो इस मूल्यांकन के साल हैं कि हम कितना बदल रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं, क्या हम अपने आप को खो नहीं दे रहे हैं। जिस परिवार की हम बात करते हैं बिखर चुका है, बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई हैं उसकी, वो सेमी न्यूक्लियर, अल्ट्रा न्यूक्लियर परिवारों में बदल गया है। इसके अलावा हम अब एक दूसरे का हालचाल तक नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सब कुछ हमें मालूम है और सब कुछ कपूर की तरह उड़ जा रहा है। हम बस जिए जा रहे हैं, एक पल के साथ अगले पल में डूबते हुए। हमारा साहित्य, हमारी संवेदना, हमारी कविता सब उसी ढंग से चल रही है। टेक्स्ट हम हासिल कर रहे हैं, कंटेक्स्ट बार बार बदल जा रहा है, संदर्भ बदल जा रहा है, पाठ ले रहे हैं। और दुनिया की जो जो मूल्य संहिता है वो बिल्कुल खत्म सी हो गई है। सब एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। नई अस्मिताएं जो हैं जोर लगा रही हैं। अस्मितावाद का एक पूरा दौर है जिसके अच्छे परिणाम भी हैं। दलित हमारे यहाँ, आदिवासी हमारे यहाँ अपना दाय नए सिरे से मांग रहे हैं, जिनको हम पहचान पा रहे हैं। लेकिन ये बहुत गड्ढमड होता समय है जिसमें इस बात को पहचानना ज़रूरी है कि इसने हमारी स्मृति पे, हमारी भाषा पे, हमारे अनुभव संसार पे बहुत गहरी चोट की है। और उसका असर मनुष्य होने के, हमारे जो चीज़ें हमें मनुष्य बनाती हैं, जो चीज़ें हमें गहराई देती हैं, जो चीज़ें हमें जोड़ती हैं अपनी दुनिया से, अपने संसार से,
उन पे उसका असर पड़ा है। क्या हम कम मनुष्य रह गए हैं, ये देखना होगा। कम सोचने वाले, कम जानने वाले, बस उपभोग के केंद्र में, उपभोग और उत्पादन में जुटे हुए लोग, वितरण और सप्लाई चेन के बारे में सोचते हुए लोग, जो मनुष्यों के बारे में सबसे कम सोचते हैं। देखिएगा ये 25 साल आप भी हिसाब लगाइए, आपने क्या छोड़ा, आपसे क्या छूटा और आपने क्या हासिल किया। शुक्रिया।